हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर मलिक। केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर 5th है और इस वीडियो में आज समझेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में और साथ साथ पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ऑर्डर के बारे में और साथ साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन में आते रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिर प्रेजेंट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2 gas. Rate can be expressed as minus dN2O5 upon dt is equal to K1 into concentration of N2O5 and may also be expressed in terms of rate of formation of NO2 plus dNO2 upon dt is equal to K2 into concentration of N2O5 and also may expressed in terms of the rate of formation of oxygen, which is plus DO2 upon dt is equal to K3 into concentration of N2O5. Clear? पूछा ये गया है what is the relation between K1, K2 and K3। ये जो कांस्टेंट्स हैं आपके K1, K2, K3, इनमें क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कई बार और ये क्वेश्चन आपको रेट का रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा है उसके बारे में भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू K1 इंटू N2O5 का कंसंट्रेशन है। ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है विच इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है विच इज इक्वल टू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 1। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। अब बात ये करनी है कि ये आपके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये भी रेट ऑफ फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो इसका मतलब K1 जो होगा इट इज नॉट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बट इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। It is the rate constant for the formation of NO2 and it is the rate constant for the formation of oxygen. Clear? और इन तीनों K1, K2 में K3 में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस टाइप से डील करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। इस केमिकल रिएक्शन का रेट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 अगर हम लिखेंगे तो ये -1/2, माइनस इसलिए चूंकि N2O5 रिएक्टेंट है और 2 से डिवाइड इसलिए किया चूंकि N2O5 का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इसको आप डिवाइड कर देंगे इनटू कंसंट्रेशन dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट अगर रिएक्शन का K है तो ये K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा। इसी को हम लिखते हैं माइनस dN2O5 अपॉन dt। तो ये 2 आपका इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 फाइंड आउट किया है।
इन टर्म्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन K, और इसी का वैल्यू हमें गिवन था dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये गिवन था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका K1 का वैल्यू आपका 2K के इक्वल है, where K1 is the rate constant for the disappearance of N2O5 and K is the rate constant of overall reaction। दूसरा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि K1 अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लिखते हैं रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये प्लस होगा साइन बिकॉज NO2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इट इज ए स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन dNO2 अपॉन dt is equal to also rate constant K into concentration of N2O5 because it is also the rate of reaction। तो अगर यहाँ से प्लस dNO2 अपॉन dt का वैल्यू हमें चाहिए, ये 4K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा। क्लियर है? और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था प्लस dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो देखो कंपेयर करेंगे, K2 इज इक्वल टू 4K होगा, इसका मतलब यहां से K2 अपॉन 4 इज इक्वल टू ऑल्सो K। क्लियर? तीसरा, आप ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कोफिशिएंट 1 है, तो आपका प्लस DO2 अपॉन dt, प्लस साइन इसलिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा। और क्वेश्चन में भी आपका DO2 अपॉन dt, इसका वैल्यू गिवन था K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। यहां से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट K इज ऑल्सो इक्वल टू K3, इट मीन्स K3 इज इक्वल टू ऑल्सो K। तो देखो ये भी आपका K के इक्वल है, ये भी आपका K के इक्वल है, और साथ साथ आपका K3 इज इक्वल टू ऑल्सो रेट कांस्टेंट K। तो हम क्या कह सकते हैं कि K1 अपॉन 2 इज इक्वल टू K2 अपॉन 4 इज इक्वल टू K3 अपॉन, इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, K1 अपॉन 2 इज इक्वल टू K2 अपॉन 4 इज इक्वल टू K3 अपॉन 1। तो एक तो आंसर में ऑप्शन ये दे सकता है, ये करेक्ट है आपका। दूसरी, इसको अगर आप 4 से ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो या तो आंसर इस क्वेश्चन का ये होगा या फिर आपका आंसर ये होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट करते जाइए। हो गया बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब टॉपिक पर अपने आते हैं हम। आज हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और साथ साथ हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो देखिएगा मॉलिक्यूलरिटी actually it may be defined as the number of reacting species यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which must collide simultaneously in order to bring about
ए केमिकल चेंज। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इट इज नेसेसरी कंडीशन दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड with each other. Without collision between the molecules of reactants, there is no chance of chemical reaction. जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन का कोई चांस नहीं है। तो देखिए कोलिजन नेसेसरी है, और जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करें या जितने एटम्स एक साथ कोलाइड करें, इन जनरल वी कैन से दैट number of reacting species which must collide simultaneously in order to bring about a chemical change is called the molecularity. जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन तो होगा ही, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस एक साथ कोलाइड करें इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, इट इज कॉल्ड molecularity. It may be 1, 2 और 3. ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है और ये 3. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका NH4NO2 ये डिकम्पोज होता है N2 प्लस 2H2O में। ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 है। दूसरा H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 है, या ये रिएक्शन आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। थर्ड 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये आपका ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या फिर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है। ये आपको हम बता रहे हैं कैसे है, ये अभी आपके समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3। इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, जो आपको इन एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगी, वो ये है कि देखिए फर्स्ट रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन को लिखने के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम ये आपका 1 है। ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, और मॉलिक्यूलरिटी भी आपका 1 है। सेकेंड केस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड टू राइट द बैलेंस इक्वेशन, या फिर कहिए बैलेंस इक्वेशन में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का सम आपका 2 है, और सेकेंड एग्जाम्पल का मॉलिक्यूलरिटी भी आपका 2 है। यहां पर साफ आपको दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम आप करें तो ये 1 + 1 2 है, और मॉलिक्यूलरिटी भी आपका 2 है। इन थर्ड एग्जाम्पल बैलेंस इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम आप करेंगे तो 2 + 1 ये 3 है, एंड मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो 3। बिल्कुल समझ आ रहा है। ऐसे केस जहां भी आपको मिले कि मॉलिक्यूलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड टू राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मॉलिक्यूलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट in balance equation of chemical reaction, such chemical reactions are called elementary reactions. इनको आप सिंपल रिएक्शंस भी कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन आर दोज विच टेक्स प्लेस ओनली इन ए सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी ये एक स्टेप में सीधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई तीसरा सब्सटेंस इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म नहीं होता। सच रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस और सिंपल रिएक्शंस, और इनके केस में हमेशा मॉलिक्यूलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? तो लिखेंगे आगे, इन ऑल द अबव केसेस, in all the above cases, in all the above cases,
molecularity is simply the sum of stoichiometric coefficients in balanced equation of chemical reaction, and such reactions are called elementary reactions or simple reactions, which takes place only in a single step and no intermediate are formed between रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। तो बात यह है कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो होंगे जो एक सिंगल स्टेप में हो जाएं, इन्हीं को हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं, और इन रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई अलग अदर सब्सटेंस एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। क्या इनका पहचान होगा कि इनके केस में मॉलिक्यूलरिटी सिंपली स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स का सम होगा। तो अगर आपको पता चल जाए कि गिवन रिएक्शन एलिमेंट्री है या सिंपल है, तो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप सम कर दें, वी गेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं in elementary reactions molecularity is equal to sum of the stoichiometric coefficients ऑफ रिएक्टेंट्स। एलिमेंट्री रिएक्शन में सीधे एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी जानने के लिए रिएक्टेंट्स के स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का आप क्या कर दें, सम कर दें। और अगर ऐसा ट्रू है तो ये भी होगा इन एलिमेंट्री रिएक्शंस rate on the basis of law of mass action is same as rate law expression। यानी इन्हीं केमिकल रिएक्शन, only these are chemical reaction where the rate written on the basis of law of mass action यानी theoretically is equal to rate determined on the basis of experiment which is called rate law expression। यानी इन केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर जो रेट लिखेंगे ये ऑलवेज सेम आता है as that of the rate determined with the help of experiment, and this expression is called rate law expression। तो सिंपली रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होगा इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तीसरी बात कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर भी सेम होता है, सिर्फ एक जगह उसका एक्सेप्शन है, सीडो रिएक्शन में ही ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज सीडो रिएक्शन को छोड़ करके अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर इज फाउंड टू बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो आप ये कह सकते हैं फॉर elementary reaction
for elementary reaction order is equal to या molecularity is equal to order, क्या इसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट सीडो रिएक्शन। सीडो रिएक्शन को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होते हैं। एक बात आप और जान लें इनके बारे में, ठीक है? इन एलिमेंट्री रिएक्शंस only reactants are present in rate law expression। ऐसा हमने लास्ट टर्न पर बताया था जब रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे कि प्रोडक्ट्स में ऑल्सो इंक्लूडेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इन सम केसेस, लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, यानी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ओनली रिएक्टेंट टर्म होंगे, प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? ये जो आपका मॉलिक्यूलरिटी हमने बात की है, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड only for elementary reaction। ये जो टर्म मॉलिक्यूलरिटी है ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो बहुत क्लियर हो गई बात कि अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री गिवन है, तो आपका स्टिचियोमेट्री का कोफिशिएंट्स का सम इज सिंपली द मॉलिक्यूलरिटी। तो पहली बात तो यह है कि मॉलिक्यूलरिटी निकालना बहुत सिंपल है अगर पता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आप रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर दीजिए, मॉलिक्यूलरिटी होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर आपको गिवन नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर लिखा गया रेट ऑलवेज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं एक्सेप्ट सीडो रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में कि कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे? तो देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में यहां पर कुछ लिख रहा हूं आपके सामने। ये रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट। यहां पर इस रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन में ए का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। देखिए किसी भी रिएक्शन का रेट ऑलवेज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। रेट ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन करते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ रेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन या थ्योरेटिकली रिटन रेट। ठीक है। तो अगर इसका रेट हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A आता है। ये रेट हमने डिटरमाइन किया है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटल है ये। अब इस एक्सपेरिमेंटल रेट को जब हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा, इट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, इसका मतलब यही एक्सपेरिमेंटल रेट सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन के इक्वल होगा। चूंकि A का कोफिशिएंट भी आपका 1 है तो हमें पता चल गया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट सेम है एज दैट ऑफ द रेट रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ A इज 1 एंड इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर ऑल्सो 1।
क्लियर है। तो अगर ये पावर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के 1 आता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट में, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम है। और अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन इज एलिमेंट्री, और अगर रिएक्शन आपको पता चल गया एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी फाउंड आउट करने का क्या तरीका है, मॉलिक्यूलरिटी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंपली द सम ऑफ द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1, तो मॉलिक्यूलरिटी आ गया 1। कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होता नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के रेट को हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने पर रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B आता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर रहा है उस रेट को विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, सो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी ये रेट आपका एक्सपेरिमेंटल है। और अगर ये रेट एक्सपेरिमेंटल है तो देखते हैं पावर ऑफ A 1 है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A आल्सो 1, पावर ऑफ V 1 है और B का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। और अगर ये सेम आते हैं इसका मतलब ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है, और अगर ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी सिंपली द सम ऑफ द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स 1 + 1, तो मॉलिक्यूलरिटी आपका हो जाएगा इस रिएक्शन का 2। तीसरा रिएक्शन मैं लिख देता हूं, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इसका रेट हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया K इंटू A का पावर 2 और B का पावर 1। अगर ऐसा आता है तो देखो 2 इज द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, 1 इज द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन सेम एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अगर ऐसा है दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट्स के स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर देंगे, ये आ गया आपका 3। क्लियर है। और मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसके बाद बात की एक थ्योरी है जिसको हम कोलिजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक साथ 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल नहीं है, यह बहुत रेयर होता, आप ये कह सकते हैं। और अगर साइमल्टेनियस कोलिजन मोर देन 3 पार्टिकल्स के बीच बहुत रेयर होता है, और साइमल्टेनियसली कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, और साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच होगा नहीं, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं होता। तो आप ये भी लिखें, according to collision theory simultaneous collision between more than 3 particles are rare. So the molecularity of reaction cannot exceed 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर पाएंगे, और मॉलिक्यूलरिटी उन्हीं मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है विच कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। चलिए, यहां पर कोलिजन से मतलब हमारा उस कोलिजन से है, कोलिजन से मतलब हमारा सिर्फ उन कोलिजन से है दोज आर इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ए सफिशिएंट मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी।
इफेक्टिव कोलिजन किसको कहेंगे? ड्यूरिंग विच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possesses minimum certain amount of energy and they also have proper orientation. प्रॉपर ओरिएंटेशन, दो चीज़ें, दो एबिलिटी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास कि उनका एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हो और साथ साथ टकराते वक्त उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो। आगे हम बात करेंगे कि मिनिमम एनर्जी क्या होती है, मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी, और प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा होगा तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव कोलिजन को ही हम कोलिजन बोलते हैं। और कोलिजन साइमल्टेनियसली 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक साथ नहीं कर पाएंगे, और 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, अभी हमने पीछे बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं एक्सेप्ट सीडो रिएक्शन। सीडो रिएक्शन को छोड़ करके ऐसा होगा हमेशा। तो क्या होते हैं सीडो रिएक्शन, पहले समझ लेते हैं। देखिए, सीडो रिएक्शंस की बात अब कर रहे हैं हम। सीडो रिएक्शंस लिखिए, द एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस where order and molecularity are different। ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन जहां ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होंगे, दीज आर सीडो रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर C12H22O11 plus water gives C6H12O6 plus C6H12O6 in presence of acid H ion। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, बट दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड कॉल्ड आइसोमर्स। ये दो आइसोमर्स हैं। यहां पर इस रिएक्शन का रेट जब हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, तो शुगर की कंसंट्रेशन के पावर 1 और वाटर की कंसंट्रेशन पर ये रेट डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर यहां पर आपका 1 है, और मॉलिक्यूलरिटी, चूंकि ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है तो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम आपका मॉलिक्यूलरिटी होगा 1 + 1 मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 है। ऑर्डर 1 इसलिए है चूंकि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सो द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बिकम्स 0। क्यों ऐसा है कि वाटर के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड? बिकॉज वाटर इज हाईली कंसंट्रेटेड एंड देयर इज ए नेग्लिजिबल चेंज, there is a negligible change in the concentration of water during this chemical reaction। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई सिग्निफिकेंट चेंज उसमें नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सच रिएक्टेंट, सो द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बिकम्स 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सिंस water is highly concentrated, water is highly concentrated and there is a negligible change in the concentration of water, so the rate of reaction ROR does not depends on the concentration of water, and order with respect to water
ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वाटर बिकम्स जीरो। जब जब ऐसा होगा कि किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा या एक्सेस में होने से रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सच रिएक्टेंट, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बिकम्स जीरो। देयरफॉर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफर कर जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी अगर डिफरेंट होंगे इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर सीडो रिएक्शन। अब ये सीडो रिएक्शन कौन सा है? ये वो सीडो रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट करते रहें। क्लियर है यहां तक? अभी हम बात कर रहे थे सीडो रिएक्शंस का, और सीडो रिएक्शंस आर दोज एलिमेंट्री रिएक्शंस where the order and molecularity are different because one of the reactant present in excess and there is no change in the concentration of that reactant, so the order with respect to that reactant becomes zero and molecularity and order found to be different. Clear है? एक एग्जाम्पल तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जैसे वाटर एक्सेस में यहां पर था। अब मान लीजिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल ये ले लें, आपका 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और हमें पता है कि b प्रेजेंट इन एक्सेस, तो आप समझ जाएंगे b अगर एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ b, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट ये आएगा। सपोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 आता है, और मान लीजिए b पर ये रेट डिपेंड नहीं करता है, तो ऑर्डर 0। तो यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, और मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? चूंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है जो लिखा हमने, हम यहां पर एग्जाम्पल एलिमेंट्री का ले रहे हैं, तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो मॉलिक्युलरिटी 2 + 1 ये आपका 3 होगा। सो द रिएक्शन इज सीडो रिएक्शन, लेकिन चूंकि ऑर्डर 2 है तो इसको हम कहेंगे सीडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पिछला एग्जाम्पल किसका था? पिछला एग्जाम्पल किसका था? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये आपका है सीडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इन जनरल आपका ऑर्डर, ये मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू n+1 होगा, और n यहां पर क्या है? n यहां पर क्या है? n है आपका ऑर्डर, n आपका है ऑर्डर, और ये कहां पर एप्लीकेबल है? फॉर सीडो रिएक्शन। तो सीडो रिएक्शंस के केस में इन जनरल आपका मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू n+1 होता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो अभी हमने समझा है सीडो रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन, आपने लास्ट टर्न पर ऑर्डर पढ़ा था, आज आपने मॉलिक्युलरिटी पढ़ा है, तो आप समझते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? सब क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। Difference between order and molecularity. Difference between order and molecularity. इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर और इधर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्युलरिटी। आप समझ लें साथ साथ कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात, फर्स्ट, ऑर्डर जो है इट इज सम ऑफ द पावर्स टू विच मोलर कंसंट्रेशंस
raised in rate law expression, ये आपका ऑर्डर होता है। जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which must collide simultaneously in order to bring about a chemical change। ये आपका मॉलिक्युलरिटी है। ऑर्डर आपका इट में बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव होल नंबर भी हो सकता है। जबकि ये फर्स्ट पॉइंट है, जबकि मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज, it is always a whole number, never be negative, fractional और जीरो। ना ये जीरो होगा, ना ये आपका निगेटिव होगा, ना ये आपका निगेटिव होगा, ना आपका फ्रैक्शनल होगा, ना आपका जीरो होगा। तीसरी बात, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म्स का पावर्स का सम ये है। जबकि ये जो है इट इज calculated by the sum of stoichiometric coefficients of reactants in elementary reaction। क्लियर? ऑर्डर जो है इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इसको हम, यानी ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन का भी होता है, कॉम्प्लेक्स का भी होता है। हर किसी रिएक्शन का एक डेफिनेट ऑर्डर होगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन not for complex reaction। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो significance of molecularity for complex reactions। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने मॉलिक्युलरिटी समझा है, आज हमने एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में समझा है,
फिर कैसे हम मॉलिक्युलरिटी जानते हैं किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन आपको पता है तो बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को सम कर दीजिए, मॉलिक्युलरिटी आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, और अगर हमें नहीं पता कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जाना है एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, हमने जाना है मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कैसे हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करते हैं, और साथ साथ ऑर्डर में और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।